हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाड़ में आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। हम पढ़ रहे थे चौहानों का इतिहास, जिसके अंदर हमने कल की क्लास में देखा था बिजोलिया अभिलेख, विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख था उसके बारे में। उसके बाद में वासुदेव चौहान, बुहत प्रथम, चंदन राय, वाघपति राज के बारे में जानकारी देखनी थी। आज चलते हैं उनसे आगे। आज देखेंगे गोविंद थर्ड, एक राजा है गोविंद थर्ड, इसके बारे में बात करने वाली हूँ। वैसे तो देखो यहाँ से प्रश्न आने की कम चांस रहती, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं चौहानों की उत्पत्ति, उत्पत्ति स्थल। उसके बाद में प्रश्न बनता है तो बिजोलिया अभिलेख से, या फिर सीधा डायरेक्ट बात करें वासुदेव चौहान के बाद में अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, इनसे प्रश्न उठते हैं। लेकिन फिर भी हम विधिवत रूप से कड़ीबद्ध कड़ी पढ़ेंगे तो सारे के सारे जो राजा है जो हमें पढ़ने चाहिए वो हम पढ़ लेते हैं। गोविंद थर्ड है, इनकी एक उपाधि है वेरी घट। क्या उपाधि है साथियों? इन गोविंद थर्ड की जो उपाधि है, उपाधि मिलती है वेरी घट। ये उपाधि है। इस उपाधि की जो जानकारी मिलती है साथियों वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है पृथ्वीराज विजय से। कहाँ से मिलती है? पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है, इसके अंदर गोविंद थर्ड की उपाधि दी गई है। वेरी हट का बात करें, वेरी होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, संहार करने वाला जो होता है वो होता है वेरी। फरिश्ता कहता है, फरिश्ता एक राइटर हुए हैं, फरिश्ता ने इन गोविंद के बारे में कहा है। इनकी बात करें, इन्होंने कहा है कि गोविंद थर्ड ने गजनी के राजा को मारवाड़ से आगे नहीं जाने दिया था। क्या कहता है कि गोविंद थर्ड ने गजनी के राजा को मारवाड़ से आगे नहीं जाने दिया था। मारवाड़ से आगे नहीं निकलने दिया मतलब क्या है कि गजनी का जो राजा आता है वो आक्रमण के लिए आता है, गोविंद थर्ड इसका मुकाबला करता है और इसे मारवाड़ से पहले ही वापस गजनी की तरफ लौटा देता है। ये बात है गोविंद थर्ड। इसके बाद में चौहानों के इतिहास में अजमेर का जो चौहान चल रहा है, इसके अंदर एक बड़ा राजा आता है, जो राजा है अजय राज। क्या नाम मिलता है? अजय राज नाम मिलता है। इन अजय राज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन अजय राज की जो जानकारी है ये बाकी के राजाओं से थोड़ी बड़ी है, ये बड़ा राजा है। इसके बाद जो राजा है वो बड़े ही है, बड़ा राजा है, तो इसका जो टाइम पीरियड है, शासन काल है, वो भी मिलता है। अजय राज के बारे में कहा जाता है कि अजय राज ने 1105 से 1133 तक शासन किया था। कब से कब तक साथियों? 1105 से 1133 तक क्या किया था? शासन किया था। अजय राज ही वो राजा है जिसने अजमेर शहर की स्थापना की थी। ध्यान में रख लेना, अजय राज ही राजा है जिसने अजमेर की क्या की थी? स्थापना की थी 1113 ईस्वी के अंदर। ये वर्तमान में जो अजमेर है, जब अजय राज ने इसकी स्थापना की तो अपने नाम पे नाम रखा था इसका अजय मेरू। क्या नाम रखा? अजय मेरू दुर्ग। ध्यान में रख लेना, क्या नाम रखा? अजमेर की जो स्थापना 1133 के अंदर होती है, अजमेर का जो किला है इसका नाम मिलता है अजय मेरू
अजय राज राजा बनता है तो इसने ये सोचा कि अब मुस्लिम बाहरी आक्रमण ज्यादा हो रही है, हम इस समतल भूभाग में बैठे हैं, क्यों न हमें इस भूभाग को छोड़ के किसी पहाड़ी इलाके में जाके अपनी राजधानी बनाए, वहां पे अपना निवास करें, ताकि जो बाहरी आक्रमण हो रही है उनसे हमारा बचाव हो सके। 1113 के अंदर अजमेर बसाया और इसे ही अपनी राजधानी बनाया था, ध्यान में रखना। किसने? अजय राज। फिर बात करें, ये जो अजय मेरू दुर्ग है या अजमेर दुर्ग है, इसकी बात करें तो इसका वर्तमान में नाम क्या मिलता है साथियों? वर्तमान में नाम मिलता है इसका तारागढ़। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जी ने अपनी पत्नी तारा को इस अजय मेरू या अजमेर दुर्ग में रखा। उनके रखने पे ही उनके लिए इस अजय मेरू दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया था? तारागढ़ दुर्ग कर दिया था। कहानी है, कहानी। उड़ना राजकुमार जी की पत्नी तारा जो है, राजकुमारी जो है, ये अजमेर दुर्ग के अंदर आके रहती है। एक दिन दोनों अपने रूम के अंदर बैठी होती, तारा कहती है पृथ्वीराज से कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? पृथ्वीराज ने कहा, बस तेरे लिए जान नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ दे सकता हूँ। तारा ने कहा, क्यों, जान देने में आपको क्या दिक्कत है? तब पृथ्वीराज कहता है कि मेरी जान तो बस तू है, तेरी जान निकलेगी तो मेरी जान निकलेगी, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी जान निकले, है ना। ऐसा ही होता है वर्तमान में कि तेन मंगना जो मंग दी, बस मेरी जान को छड़ के, क्यों? बस वही बात, क्योंकि मेरी जान तू है। वो ही पृथ्वीराज जी कहती है, जान को छोड़ के बाकी कुछ मर्जी करो वाले कर देंगे। तो कहा, क्यों न आप जो अजय मेरू दुर्ग है इसका नाम बदल के मेरे नाम पे कर दो। पृथ्वीराज ने कहा, बस इतनी सी बात, आज ही कर देती, आज ही कर देते हैं। पृथ्वीराज ने उसी दिन अपनी पत्नी तारा की याद में अजय मेरू दुर्ग या अजमेर दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया साथियों? तारागढ़ कर दिया था, ध्यान में रखना। जैसे ही अजमेर शहर की स्थापना की बात आती है कि अजमेर शहर की स्थापना 1113 के अंदर होती है, तो आपके दिमाग में तुरंत प्रभाव से याद आ जाना चाहिए कि सर उदयपुर की स्थापना कब होती, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं उदयपुर की स्थापना कब होती है। उदयपुर की जब स्थापना याद आए तो आपको तुरंत प्रभाव से जोधपुर की स्थापना याद आ जानी चाहिए, और जोधपुर की याद आए तो बीकानेर की स्थापना याद आ जानी चाहिए, यानी बीकानेर की स्थापना जो है याद आ जानी चाहिए। जोधपुर की जो स्थापना होती है वो 1459 के अंदर होती है। इसके 100 साल बाद उदयपुर की स्थापना होती है 1559 के अंदर। और बीकानेर की मैं बात करूं तो 1488 के अंदर क्या होती है? स्थापना होती है। विक्रमी संवत की बात करें तो 1545 क्या है? विक्रमी संवत है, 1545 है ना। अगर आपको इतना याद आएगा तो वो दोहा भी याद आ जाएगा, बीका थरपियो बीकानेर। बात यहाँ तक चल रही है। अब आगे बात करें, इन अजय राज की जो पत्नी है वो एक क्या है? पेंटर है, पेंटिंग किया करती है, डिजाइन किया करती है। इनकी जो रानी है वो रानी है सोमल देव। सोमल देव, अजय राज। अजय राज ने चौहानों के अंदर यह पहला राजा हुआ है जिसने क्या किए? सिक्के चलाए चांदी व तांबे के। कौन से सिक्के? चांदी व तांबे के सिक्के चलाए, और उन सिक्कों पे अपनी रानी का नाम लिखा। ध्यान में रख लेना, अजय राज ने कहा, आज तक जितने भी राजा ने सिक्के चलाए हैं वो अपना नाम लिखवाते आए हैं। मैं अपने नाम के साथ साथ में अपनी जो रानी है इसका भी नाम बुझवाऊंगा, ताकि लोगों को पता रही कि इस राजा की जो राजकुमारी थी यानी रानी थी वो ये थी। तो ध्यान में रख लेना, चांदी व तांबे के सिक्के पे नाम मिलता है किसका? सोमल देवी का। सोमल देवी मिलेगा या सोमलेखा मिलेगा, ध्यान में रख लेना, ठीक है। आगे बात करें अजय राज के अंदर एक शब्द निकल के आता है शास्त्रार्थ। क्या शब्द निकल के आता है साथियों?
शास्त्रार्थ शब्द निकल के आता है वो देखते हैं कि उसकी कहानी क्या है अजय राज के साथ। क्या शब्द निकल के आया? शास्त्रार्थ निकल के आता है। इस शास्त्रार्थ की बात करें तो ये जैनों में है साथियों, और इस शास्त्रार्थ के अंदर जैनों की दो शाखा है। क्या है? दो शाखा है जैनों की। एक तो दिगंबर है, एक शाखा कौन सी है साथियों? दिगंबर है। और दूसरी कौन सी है? श्वेतांबर है। दूसरी शाखा कौन सी है? श्वेतांबर है। श्वेतांबर है। ये शास्त्रार्थ जो है इसके अंदर दो शाखा है, एक दिगंबर है एक श्वेतांबर है, दोनों ही जैनों की शाखा है। इनके अंदर ये था कि श्वेतांबर जब प्रश्न पूछेंगे तो उसका आंसर दिगंबर देंगे, और दिगंबर जब प्रश्न पूछेंगे तो उसका आंसर श्वेतांबर देंगे। लेकिन अजय राज ने कहा दोनों के बीच में अगर ये हो जाए कि श्वेतांबर कहे कि ये वाक्य में सही है और दिगंबर कहे ये गलत है, तो इसके लिए ये जो शास्त्रार्थ बनाया गया था इसका अध्यक्ष जो है, इस शास्त्रार्थ का जो अध्यक्ष है वो अजय राज को बनाया गया था। और अजय राज जो है दिगंबर शाखा की और श्वेतांबर शाखा की दोनों की बात सुनता और फिर अपना अंतिम निर्णय देता कि श्वेतांबर सही है या दिगंबर सही। मतलब मैं इस शब्द शास्त्रार्थ पे आपको इसलिए लेके आया हूँ कि अर्णोराज अपनी भाषा के साथ साथ में जैनों की भाषा का भी ज्ञान रखता था। जैनों की जो भाषा है उसकी भी जानकारी थी। ये जैनों की भाषा में बात को सुनता, फिर अपना पक्ष देता कि वाक्य में बात तो ये सही है, ऐसा होना चाहिए। तो ध्यान में रख लेना, अजय राज जो है शास्त्रार्थ जैनों की दो शाखाओं का एक, मान लो शास्त्रार्थ जो है दिगंबर व श्वेतांबर की शाखाओं का एक वो मिडिविल है जिसका अध्यक्ष था अजय राज, जिसने दोनों की बातें सुननी है फिर अपना अंतिम निर्णय देना है। जैनों का भाषा को जानता, जैनों के नियम कायदे को जानता था, इसीलिए अजय राज ने जैनों के मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश भेंट किया था। ध्यान में रख लेना, अजय राज ने जैनों के पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश भेंट किया था। ध्यान में रख लेना कि ये जैनों को मानता भी था कि वाक्य में जैन जो है कुछ ना कुछ है, अपने आप में कुछ रखती। फिर एक शब्द निकल के आता है, वो देखते हैं क्या शब्द है। गर्जन, गर्जन मतंग। क्या शब्द निकल के आता है? गर्जन मतंग। गर्जन मातंग शब्द निकल के आता है, इसकी बात करती है। गर्जन मातंग क्या है? गर्जन मातंग है कि इसने गजनी को हराया था। गर्जन मातंग गजनी को हराया था कैसे? कि गजनी से आते हुए हाथियों को, हाथियों का मतलब ये है कि हाथी के समान जो सेना आ रही थी उनको हराया था किसने? अजय राज ने। गजनी से आती हुई हाथियों के समान सेना को हराया था। ध्यान में रख लेना, गर्जन मातंग जो है इस शब्द का नाम, ये भी अजय राज से संबंधित है। लो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे अजय राज के बारे में और क्या जानकारी है ये देखते हैं। अजय राज के बारे में कहा जाता है कि अजय राज ने अपने अंतिम समय के अंदर संन्यास ले लिया था और संन्यास लेके अजमेर के जंगलों में चला जाता है। अब भाई अजय राज संन्यास ले लेगा तो आगे का जो शासनकाल है वो कौन संभाले? अजय राज का पुत्र संभाले। ध्यान में रख लेना कि अजय राज ने क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। संन्यास लेकर अजमेर के जंगलों में चले जाती हैं अजय राज। और पहले का ये वास्तव में मानना था
कि पहले के जो राजा महाराजा थे ये मानते थे कि हमने जितना करना था उतना कर दिया है, अब इस दुनिया की सारी मोह माया त्याग के संन्यास लेके साधु बनेंगे और भगवान का तप करेंगे। अजय राज ने भी अंतिम समय में संन्यास ले लिया था और अजमेर के जंगलों में चले गए थे और वहां पे तपस्या करते थे। आगे बात करें अजय राज के बाद में जो राजा है वो कौन से राजा है साथियों? अजय राज का ही पुत्र है अर्णोराज। मतलब चौहानों का जो अगला राजा है अजय राज के बाद में वो राजा है मेरे साथियों कौन है? अर्णोराज। अर्णोराज के बारे में पढ़ती हैं। जब अजय राज ने इतना कुछ किया है तो अर्णोराज जी है ये भी कुछ करेंगे। अर्णोराज को आना जी भी कहती हैं। क्या कहती हैं? आना जी भी कहती हैं। तो लिखती हैं अर्णोराज। अर्णोराज का टाइम पीरियड मिलता है 1133 से 1155 ईस्वी तक। कब से कब तक मेरे साथियों? 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक जो मिलता है अर्णोराज का टाइम पीरियड मिलता है। अजय राज के समय में भी गजनी से आक्रमण हो रहे थे। मुस्लिम जो लोग हैं, तुर्क लोग जो है ये आक्रमण कर रहे थे। तभी गर्जन मातंग नाम आता है, उसके अंदर कहते हैं कि गजनी से हाथियों के समान आ रहे सैनिकों को अजय राज ने हरा दिया था। अर्णोराज राजा बनता है तो वो तो बाहरी आक्रमण जो तुर्की आक्रमण है ये होने ही है। 1135 की घटना बताऊं। 1135 की घटना है। अर्णोराज ने इन मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना किया और खतरनाक तरीके से सामना किया। युद्ध में तुर्कों को हराया था। 1135 के अंदर तुर्कों को हराया था अर्णोराज ने। इनका क्या होता है? नरसंहार होता है और खतरनाक वाला होता है। जिस भूमि पे युद्ध होता है उस भूमि पे इन तुर्कों का लहू लुहान बिखर जाता है। मतलब हमारे भारत की पवित्र जो भूमि है ये अपवित्र हो जाती है। अर्णोराज युद्ध करता है और तुर्कों को मारता है। मरने के बाद में उनके तुर्कों के लहू से वो युद्ध भूमि जो थी वो अपवित्र हो जाता है। तुर्कों का उस भूमि पे खून बिखर जाता है। तब अर्णोराज ने कहा युद्ध तो किया, तुर्कों को तो हरा दिया, लेकिन ये जो भूमि है स्वच्छ शुद्ध भूमि थी हमारे भारत की, ये क्या हो गई है? अपवित्र हो गई है। इसे पवित्र करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसे पवित्र करना पड़ेगा, तभी ये कलंक जो है साफ होगा। तो इसे कलंक को, इस अपवित्र भूमि को साफ करने के लिए अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया मेरे साथियों? आना सागर झील का निर्माण करवाया। क्योंकि अर्णोराज को ही कहती हैं आना जी, इसीलिए इस झील का नाम रख दिया आना सागर झील। अगर आपने जियोग्राफी के अंदर पढ़ी है झीलें, नदियां, तो उनके अंदर आना सागर झील का भी नाम आता है। हमारी उमेश सर ने आपको आना सागर झील के बारे में जो जानकारी है वो बता दी होगी। तो मैं इस आना सागर झील के बारे में ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करने वाला, क्योंकि आप राजस्थान जियोग्राफी के अंदर देख सकती हैं वहां पे जाके आना सागर झील का निर्माण। आना सागर झील का निर्माण 1137 के अंदर करवाती है मेरे साथी। कब करवाती हैं? 1137 के अंदर करवाती हैं। इस झील का निर्माण करवाया है तो इसके अंदर किसी न किसी नदी से पानी लाना पड़ेगा, है ना? तभी झील में पानी आता है, किसी न किसी नदी से आता है। तो ध्यान में रख लेना कौन सी नदी है साथियों? चंद्रा नदी है। चंद्रा नदी का जो जल है वो इस आना सागर झील के अंदर आता। आना सागर झील पढ़ ली। अभी अर्णोराज के बारे में और पढ़ती। अर्णोराज ने वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का मेरे साथियों? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण कहाँ पे करवाया? तो ये निर्माण करवाया था पुष्कर के अंदर। कहाँ पे? पुष्कर में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी देख लें। आगे चलिए, वराह मंदिर की बात करें
तो अल्लट द्वारा भी इस वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसी प्रकार अर्णोराज ने भी वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे? पुष्कर के अंदर। कहाँ पे करवाया? पुष्कर के अंदर। आगे बढ़ती हैं डिटेल। अर्णोराज के समय के अंदर मालवा के राजा के साथ भी युद्ध होता है और मालवा के राजा को भी अर्णोराज हरा देती है। मतलब कुछ ना कुछ शक्तिशाली हो रही है अर्णोराज। पहले तुर्कों को हराया और उनका नरसंहार किया। इसका मतलब ये है कि अर्णोराज अपने आप में एक वीर योद्धा है, तभी उन्होंने एक साथ इतने तुर्कों को एक स्थान पे मार डाला था। आगे बात करें किसकी? मालवा के साथ युद्ध होता है और मालवा के साथ युद्ध होता है। युद्ध में मालवा के राजा नरवर्मन को हराया। ये जानकारी देखिए, अर्णोराज की मालवा के साथ युद्ध, नरवर्मन को हरा देती है। आगे फिर गुजरात के साथ में युद्ध होता है। जब गुजरात के साथ में युद्ध होता है तो गुजरात का जो शासक था, राजा था, उस समय वो राजा था चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह। कौन? चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह। प्रथम बार सिद्धराज जयसिंह के साथ युद्ध होता है और सिद्धराज जयसिंह को भी हरा दिया जाता है। राजा कौन है मेरे साथियों? सिद्धराज जयसिंह। इस जयसिंह को प्रथम बार अर्णोराज ने हराया। हराने के बाद में इस सिद्धराज जयसिंह के साथ में क्या होती है? संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। संधि के दौरान इस सिद्धराज जयसिंह की बहन के साथ में अर्णोराज विवाह करती हैं। बहन है कांचन देवी। कांचन देवी से विवाह करती हैं। कौन है? अर्णोराज। लेकिन भाई गुजरात का राजा सिद्धराज जयसिंह जो है, हारने के बाद में भी नहीं माना। सिद्धराज ने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक बार हार गया, दूसरी बार आक्रमण करता हूँ, दूसरी बार जीत जाऊं। तो इस सिद्धराज जयसिंह ने दूसरी बार भी आक्रमण किया अर्णोराज पे, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाया और दूसरी बार फिर संधि होती है और संधि के दौरान सिद्धराज जो है हार जाता है और संधि होती है। संधि के दौरान इस बार इस सिद्धराज की पुत्री के साथ में विवाह होता है। अर्णोराज क्या करती हैं? पहले तो सिद्धराज की बहन को लेके आती हैं और उसके बाद में इस सिद्धराज जयसिंह की पुत्री के साथ में विवाह कर लेती हैं। पुत्री का नाम मिलता है देवल दे या देवल दे। इससे विवाह करते हैं, लेकिन बहुत से इतिहासकार इस तथ्य को गलत साबित करती हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन आगे की कहानी देखेंगे, उसके मुताबिक ये कहानी कहीं ना कहीं सही लगती है। सिद्धराज जयसिंह के बाद में सिद्धराज जयसिंह का गोद लिया हुआ पुत्र राजा बनता है। कौन? कुमारपाल। कुमारपाल राजा बन जाता है सिद्धराज के बाद। अब देखो कुमारपाल की बात देखती। देवल देवी वह अर्णोराज महल के अंदर बैठी हैं और चौपड़ पासा खेल रही है। चौपड़ पासा खेल रही हैं। बात बात में अर्णोराज गुजरात के चालुक्यों की बुराई करने लगता है और देवल दे जो है ये चौहानों की बुराई करने लगती है। मतलब चौहाना की केकरा है, कटवी करा है, अर्णोराज चालुक्या की कटवी करा है। फिर देवल दे ने अपने भाई कुमारपाल को मैसेज किया, क्या तुम गुजरात वाले चालुक्य जो है ये डर गए अजमेर के चौहानों से?
क्या तुम खत्म हो गए? क्या तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि तुम इनका सामना करो? कुमारपाल अपनी बहन की बात सुन के क्रोधित होता है और कुमारपाल ने निर्णय लिया कि अब मैं अर्णोराज का सामना करूंगा, मतलब युद्ध करूंगा। कुमारपाल जो है युद्ध के लिए आता है और आबू पर्वत पे या आबू के निकट अर्णोराज कुमारपाल का सामना करता है। पहले तो 2 बार अर्णोराज ने सिद्धराज जयसिंह का सामना किया, हराया, और दोनों बार सिद्धराज जयसिंह की बहन व पुत्री से विवाह करके वापस लौटता है। लेकिन इस बार गड़बड़ हो जाती है, कुमारपाल व अर्णोराज के बीच में संधि होती है, मतलब कुमारपाल ने अर्णोराज को हरा दिया था, फिर दोनों के बीच में संधि होती है। इस बार उल्टा हो गया, इस बार अर्णोराज को अपनी पुत्री का विवाह कुमारपाल के साथ करना पड़ा। तो कुमारपाल के साथ अर्णोराज संधि के दौरान अपनी पुत्री जालन का विवाह करता है। संधि के दौरान अर्णोराज अपनी पुत्री जालन का विवाह कुमारपाल के साथ कर देता है। लेकिन इस संधि के अंदर जो ये प्रस्ताव था, इससे अर्णोराज का पुत्र जगदेव ये नाखुश था। इसने कहा पापा ने ठीक है, युद्ध में हार गए, संधि के अंदर जब ये प्रस्ताव रखा गया तो पापा को मेरे से पूछना चाहिए था कि पुत्र क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। जगदेव इस बात से क्रोधित होता है और अर्णोराज की हत्या कर देता है। क्या कर देता है? अर्णोराज की हत्या कर देता है। जब कुमारपाल संधि करके वापस लौट रहा होता है तो ये चित्तौड़ जाता है और चित्तौड़ के अंदर जो मंदिर है त्रिभुवन नारायण का मंदिर, उस मंदिर का नाम बदल देता है। उस मंदिर का नाम बदल के कर देता है समिदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? समिदेश्वर मंदिर। इस समिदेश्वर मंदिर का मोगल ने पुनः निर्माण करवाया था, इसीलिए इस मंदिर को कहती हैं मोगल जी का मंदिर। और इस मंदिर के अंदर भगवान शिव की अद्भुत प्रतिमा है, इसीलिए इस मंदिर को अद्भुत जी का भी मंदिर कहती हैं, ध्यान में रख लें। ठीक है। इस मंदिर के अंदर फिर शिलालेख लगा हुआ है, लिखा गया है, उसके अंदर लिखा गया है कि कुमारपाल अपने किसी सामंत या सैनिक सज्जन सिंह को चित्तौड़ का प्रशासक बना के आप वापस गुजरात चला जाता। फिर बताऊं एक बात और कि कुमारपाल संधि के दौरान चित्तौड़ जाता है तो चित्तौड़ पे अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? चित्तौड़ पे अधिकार कर लेता है, पाली पे अधिकार कर लेता है, नाडोल पे अधिकार कर लेता है और जालोर पे अधिकार कर लेता है। इनको अपने कब्जे में करके फिर वापस गुजरात जाता है। तो ये बात ध्यान में रख लेना कि कुमारपाल ने विवाह तो किया ही था, चित्तौड़ का जो समिदेश्वर मंदिर है इसमें नाम परिवर्तन किया था, तब इस मंदिर का नाम समिदेश्वर किया गया था। पहले इस मंदिर का नाम मिलता है त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो भोज परमार द्वारा बनवाया गया था, जिसका पुनः निर्माण मोकल द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहते। इस मंदिर के अंदर शिलालेख है जिसके अंदर से जानकारी मिलती है कि कुमारपाल सज्जन सिंह को यहाँ का प्रशासक बना के वापस चला जाता है। ये अर्णोराज की बात थी। अब पढ़ती है अर्णोराज के दरबारी कवि। कौन से कवि साथियों? दरबारी कवि पढ़ती। दरबारी विद्वान की बात। 2 विद्वान थे, एक देवबोध और एक धर्मबोध, एक देवबोध और एक धर्मघोष। कौन साथियों? देवबोध व धर्मघोष। 2 विद्वान रहती थी।
दोनों के दोनों जैन विद्वान है सर। कौन है? जैन विद्वान। अभी मैं आगे बात करता हूँ। अर्णोराज की एक बात और मिलती है, जैनों की एक शाखा थी, उसके बारे में कहा जाता है कि अर्णोराज ने उस शाखा के जैनों के लिए भूमि का अनुदान किया था। क्या किया था? भूमि का अनुदान किया था। कौन सी शाखा है जैनों की, ये देखते हैं। जैनों की शाखा खरगच, इस शाखा के लिए भूमि अनुदान किया था, मतलब इनको भूमि का दान दिया। चलते हैं आगे। अर्णोराज का पुत्र जगदेव हत्या कर देता है, इसीलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। अभी मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ, वैसे तो वो जानकारी किसी काम की नहीं है, लेकिन उससे हमें आगे पता चलेगा कि हाँ, ये राजा यहाँ पे काम आने वाला है। तो आगे चलती हैं। अर्णोराज के बाद में, अर्णोराज पे समाप्त होता है। अर्णोराज के बाद में आगे के जो राजा हैं, वो राजा है विग्रहराज चतुर्थ। चौहानों के अंदर प्रतापी राजा विग्रहराज चतुर्थ, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि विग्रहराज चतुर्थ जो राजा है, इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। आज पढ़ेंगे किस वंश या किस शाखा को हरा के दिल्ली पे अधिकार किया था, ये पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा और देखते हैं। देखो, मारवाड़ का क्षेत्र जो नागौर है, उस नागौर की राजकुमारी है जोहिया राजकुमारी। जोहिया राजकुमारी सुधवा की बात करती हैं, जिससे अर्णोराज की शादी हो जाती है। इससे शादी होती है, मतलब ये अर्णोराज जी की क्या है? रानी। फिर एक बात और करें, अभी हमने सिद्धराज को हराया, तब गुजरात की जो राजकुमारी थी, कांचन देवी से विवाह करती। इन दोनों की बात करें, अब देखो मेरे साथ क्या कहानी है, बस ये देखना है। ये जो जोहिया राजकुमारी है, इसकी बात करें। इस जोहिया राजकुमारी का पुत्र था जगदेव। कौन? जगदेव, जिसने क्या किया? अर्णोराज को मार दिया। इसी राजकुमारी का पुत्र है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। अब इसके अंदर जगदेव का पुत्र होता है आगे पृथ्वीराज। उसके बाद में हम इनके आगे लगाने लगे प्रथम, सेकंड व थर्ड, फोर्थ, ऐसी बात। ये जो पृथ्वीराज है, ये दूसरे नंबर का पृथ्वीराज था, इसीलिए इसके आगे लगाती हैं पृथ्वीराज सेकंड। विग्रहराज हुआ है, विग्रहराज के आगे दो पुत्र होती हैं, एक तो होता है नागार्जुन, दूसरा पुत्र होता है साथियों अपरगांगे। ये दो पुत्र विग्रहराज। अब इधर कांचन देवी की तरफ चलती हैं। इस कांचन देवी का पुत्र होता है सोमेश्वर। कौन? सोमेश्वर। इस सोमेश्वर के आगे पुत्र होती हैं, ये देखते हैं। आप देखो आगे जब हम पृथ्वीराज थर्ड पढ़ेंगे, तब ये सारी की सारी बात हमारे दिमाग में आएगी कि हाँ, ये उस कहानी से रिलेटेड है। इस सोमेश्वर का पुत्र होता है पृथ्वीराज थर्ड, और एक पुत्र होता है साथियों हरिराज। कौन? हरिराज।
अब देखो, जगदेव व विग्रहराज जो है ये दोनों भाई, पृथ्वीराज अपर गांगेय व नागार्जुन है ये आपस में भाई, चचेरे भाई है। इधर सोमेश्वर, विग्रहराज, जगदेव ये तीनों भाई है, लेकिन पृथ्वीराज थर्ड, हरिराज जो है ये नागार्जुन अपर गांगेय व पृथ्वीराज सेकंड के भाई है, चचेरे भाई। ये बात आगे हम जब पृथ्वीराज पढ़ेंगे थर्ड, तब सारी की सारी बात हमारे सामने आने वाली। अब देखो, जगदेव ने पिताजी को मारा है तो जगदेव को जनता कहते ही स्वीकार नहीं करेगी राजा के लिए, कहते ही स्वीकार नहीं करेगी राजा के लिए। जब उद्दा ने कुंभा को मारा था तब भी जनता ने उद्दा को राजा स्वीकार नहीं किया था। भक्त सिंह ने अपने पिताजी की हत्या की थी तब भक्त सिंह को भी स्वीकार नहीं किया गया। अजय सिंह को राजा बनाया गया था, लेकिन अजय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जोधपुर का राजा बनता है अजय सिंह का पुत्र राम सिंह। राम सिंह खतरनाक राजा था जो जनता के बारे में कभी नहीं सोचता था, राक्षस टाइप का राजा था। तब जनता ने चाहा कि क्यों न राम सिंह को यहाँ से हटा के भक्त सिंह को राजा बना दिया जाए। तब भक्त सिंह को जोधपुर का राजा बनाया गया। मालदेव की बात करें, मालदेव के बारे में कहते हैं कि मालदेव ने अपने पिताजी गंगा को मार के राजगद्दी या शासन हासिल किया था। इस बात की कोई जानकारी हमें और कहीं से नहीं मिलती है कि मालदेव ने ही अपने पिताजी को मारा था। ये कहानी बनाई गई है, लेकिन वास्तव में मालदेव ने अपने पिताजी को नहीं मारा था, इसलिए जनता ने मालदेव को राजा स्वीकार किया। लेकिन अब यहाँ पे जनता ने जगदेव को राजा स्वीकार नहीं किया है, तो फिर राजा कौन बने भाई? विग्रहराज बने। कौन बने राजा? विग्रहराज बने। तो अब अर्णोराज के बाद में पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ। क्या पढ़ेंगे? विग्रहराज चतुर्थ। तो देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। ये वो ही विग्रहराज चतुर्थ है जिसके अभिलेख की जो जानकारी थी वो हमने चौहानों की उत्पत्ति के समय देखी। अजमेर के राजपुताना म्यूजियम के अंदर इसका जो अभिलेख रखा गया है उसकी जानकारी हमने देखी। अब पढ़ती है विग्रहराज चतुर्थ। इस विग्रहराज चतुर्थ की मैं बात बताऊं सन, पहले की बुक के अंदर लिखा आता था 1153 से 1163, लेकिन भाई इससे पहले हमने अर्णोराज की बात की तो 1133 से 1155 तक शासनकाल दिखाया था। 55 तक तो अर्णोराज का टाइम पीरियड है, तो फिर ये 2 साल पे से पहले विग्रहराज कैसे राजा बना, इसकी बात करें। लेकिन अब 12th क्लास की बुक के अंदर इसका जो सन है वो बिल्कुल सही दिया गया है, 1158 से 1163 तक राज किया। अगर अब प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर तो भाई आप 1158 से 1163 करोगे, बल्कि 1153 से 1163 नहीं करोगे, ये गलत माना जाएगा आपका। अब जो वर्तमान में बुकें चल रही है उनके अंदर 1158 सन दे रखा है, तो ये सही मानना है। और वैसे भी 1155 तक तो अर्णोराज ने राज किया था, तो 1156 के अंदर मान लो जगदेव ने थोड़ी बहुत इधर उधर हबड़ा तबड़ी की होगी, लेकिन फिर विग्रहराज को राजा बनाएंगे। तो 57-58 में तो अमूमन बात है कि इसे राजा बना ही दिया होगा। तो 1158 से 1163, जबकि 1153 से 1163 नहीं मान सकते। अब एनसीईआरटी बुक के अंदर दे दिया गया है सन 1158 से 1163, तो ध्यान में रख लेना 1158 से 1163। लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है इन सन से प्रश्न नहीं आने वाला है एग्जाम के अंदर आगे के समय में।
अब विग्रह राज के बारे में देखते हैं। ये विग्रह राज जो है, इसके टाइम पीरियड को अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है या कहलाता है। ये बात कही किसने कि विग्रह राज चतुर्थ का जो शासन काल है, ये अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल है। ये बात कहने वाले व्यक्ति है साथियों डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर कहा है। देख लेना चौहानों का स्वर्णकाल डॉक्टर दशरथ शर्मा कहती हैं। आगे बात करती हैं चौहानों का स्वर्णकाल इसे क्यों कहा गया। विग्रह राज जब राजा बना तो राजा बनते ही इसने अपने पिताजी का हार का बदला लिया। किससे लेगा हार का बदला? कुमारपाल से। मतलब कुमारपाल को हराया था विग्रह राज ने। हराने के बाद में जब कुमारपाल अर्णोराज को हरा के जाता है, संधि करके जाता है, तब ये चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता है, पाली पे कब्जा कर लेता है। पाली का ये क्षेत्र उस समय राज्य था नाडोल, उस पे कब्जा कर लेता था और जालोर पे भी कब्जा कर लेता है। लेकिन विग्रह राज चतुर्थ ने कुमारपाल द्वारा जितने कब्जे किए गए थे इनके क्षेत्र पे, वो सारी के सारे वापस ले लिए थे। मतलब पाली वापस कर लिया था, नाडोल वापस कर लिया था, जालोर कर लिया, चित्तौड़ वापस कर लिया था। ये जो क्षेत्र थे ये वापस अपने आप में मिला लिए थे। इसीलिए इस काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहती। क्या कहती हैं? चौहानों का स्वर्ण काल कहती है। फिर बात करें, इसी विग्रह राज ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। इस दिल्ली की बात करूं तो इसका प्राचीन नाम क्या है? वो नाम है दिल्ली का। दिल्ली का वर्तमान में जिसे दिल्ली कहते हैं, इसका प्राचीन नाम है दिल्ली का। क्या नाम है? दिल्ली का। इस दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अधिकार किया तब इस दिल्ली पे किसका राज था साथियों? तोमरों का राज था। तो मतलब तोमर का अधिकार था पहले दिल्ली पे। इन तोमरों को हरा कर अधिकार कर लिया था। फिर जब राजधानी इनकी अजमेर है, अजमेर से दिल्ली को संभालना व बाकी क्षेत्र को संभालना असंभव था। इसीलिए विग्रह राज ने इन तोमरों को अपना सामंत बना के रख दिया था कि आप दिल्ली में रहो, लेकिन दिल्ली से टैक्स देते रहना। इन तोमरों को सामंत बना के छोड़ दिया था अपना। और तोमर जो है दिल्ली में रहते तो थे, लेकिन कर देते थे अजमेर के चौहानों को। ये जो जानकारी है, ये दिल्ली पर अधिकार करने की जो जानकारी है, ये जानकारी मिलती है बिजोलिया अभिलेख से। ध्यान में रख लेना साथियों। किस अभिलेख से? बिजोलिया अभिलेख से। 1170 का जो अभिलेख है, इससे जानकारी मिलती है कि विग्रह राज चतुर्थ ने दिल्ली पे अधिकार किया तोमर वंश को हराकर। फिर एक शब्द और निकल के आता है दिल्ली शिवालिक अभिलेख। दिल्ली शिवालिक अभिलेख। ये जो दिल्ली शिवालिक अभिलेख है, इस पे बात करती है। भारत में एक राजा हुआ था अशोक। अशोक ने हरियाणा के टोपरा के अंदर एक स्तंभ बनवाया, जिसपे अपनी
धर्म के बारे में कुछ बातें लिखवाता है। कहाँ पे अभिलेख लगवाता है साथियों? अशोक जो है टोपरा हरियाणा, हरियाणा में एक स्तंभ अभिलेख लगवाता है जिसपे अपनी धर्म की बातें लिखता है। इसी अशोक के अभिलेख या स्तंभ के नीचे बात करें, इसी के नीचे विग्रहराज चतुर्थ ने अपनी बातें लिखवाई। मतलब इसी के नीचे विग्रहराज का जो स्तंभ है, शिवालिक स्तंभ या शिवालिक जो अभिलेख इसकी बात कर रही है, ये इसी अशोक के टोपरा अभिलेख के नीचे लगा हुआ है। इस अशोक के अभिलेख के नीचे विग्रहराज चतुर्थ अपनी कुछ बातें लिखवाता है। जो बातें हैं वो 9 अप्रैल 1163 की बातें लिखी गई है। इस अशोक के अभिलेख के नीचे उनकी बात करती है। विग्रहराज चतुर्थ लिखाता है कि मैंने पूरे आर्यवर्त भारत से मुस्लिम जो जनता थी इनको बाहर कर दिया था, कि जो हमारा आर्यवर्त उस समय का जो भारत था, इसके अंदर जितने मुस्लिम तुर्क लोग रह रहे थे इन सबको मैंने हरा के बाहर निकाल दिया था भारत से। और इसी के अंदर कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो आगे का जो वंशज है वो भारत के अंदर मुस्लिम को आने नहीं देगा और आप समय कभी भी अटक नदी को क्रॉस नहीं करेगा। जब हम बीकानेर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको करण सिंह के बारे में बताया था कि करण सिंह ने औरंगजेब के द्वारा जब इनको अटक क्रॉस करवाया जा रहा था हिंदू राजाओं को, तब करण सिंह औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर देता है। बगावत करने के बाद में सारे के सारे हिंदू राजाओं जो एक हो जाती हैं, सभी ने मिलके करण सिंह को जय जंगलधर की उपाधि दी थी, है ना। वो ही बात है इस विग्रहराज अभिलेख जो लगवाता है, इसके अंदर कहता है कि मेरा जो वंशज है वो आगे से किसी भी मुस्लिम राजा या किसी भी मुस्लिम सैनिक को भारत में नहीं आने देगा, अटक तक क्रॉस नहीं करने देगा, अटक से दूसरी साइड ही रहने देगा और हम भी कभी आगे अटक क्रॉस नहीं करेंगे। तो ध्यान में रख लेना, ये अभिलेख जो है कहाँ पे, हरियाणा टोपरा के अंदर ही था। शिवालिक अभिलेख इसलिए नाम पड़ा कि विग्रहराज ने शिवालिक क्षेत्र तक अपना अधिकार कर लिया था, तभी ये हरियाणा टोपरा के अंदर अपनी कुछ बातें लिखवाता है। लेकिन फिर बाद में फिरोज तुगलक इसे उखाड़ के ले आता है दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली ले आता है और दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला के अंदर इस अभिलेख को लगवा देता है। कहाँ पे लगवा देता है? फिरोज शाह कोटला के अंदर लगवा देता है। इसीलिए अब इसे दिल्ली शिवालिक अभिलेख कहती। क्या कहती है? दिल्ली शिवालिक अभिलेख कहती। अशोक के स्तंभ के नीचे बिल्कुल जस्ट विग्रहराज चतुर्थ की कुछ बातें यहाँ पे मिलती। अब चलती हैं इससे आगे और विग्रहराज के अंदर क्या जानकारी है ये देखती है। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जिसका नाम मिलता है सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। क्या नाम मिलता है साथियों? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला नाम है। इसका निर्माण करवाता है विग्रहराज। इसके अंदर अभिलेख भी मिलता है, इसी के अंदर अभिलेख भी मिलता है। आगे देखें,
धार नगरी की मैं बात करूं तो धार नगरी के अंदर भोज परमार ने भी संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। भोज परमार के बाद में इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण जो है विग्रहराज चतुर्थ द्वारा करवाया जाता है, निर्माण कर देती है। लेकिन बाद में मोहम्मद गोरी जब भारत आता है, भारत पे कब्जा कर लेता है, तो मोहम्मद गोरी का एक सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसने इस संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तुड़वा दिया था। क्या कर दिया था? इसे तुड़वा दिया था और यहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाता है, जिस मस्जिद का नाम मिलता है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके बारे में कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कंठाभरण पाठशाला को 2.5 दिन के अंदर तुड़वा के मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसे भी कहते हैं कि इस पाठशाला को तुड़वा के 2.5 दिन के अंदर वापस यहाँ पे झोपड़ा बना दिया था, लेकिन ये बात नहीं है सही। आज भी हम इस 2.5 दिन के झोपड़े में जाती हैं तो इस 2.5 दिन के झोपड़े में संस्कृत भाषा के अंदर कुछ श्लोक लिखे हुए मिलती हैं। वो पहले सरस्वती कंठाभरण पाठशाला के अंदर विग्रहराज चतुर्थ खुदवाता है। वो आज भी इस 2.5 दिन झोपड़े के अंदर लिखे हुए हैं। मतलब ये है कि जो नीचे की दीवारें थी वो ही है, सेम ही है, लेकिन ऊपर की जो छत थी उसे तुड़वाया और मस्जिद के अंदर बनवा दिया था। और इसी 2.5 दिन के झोपड़े पे इनके पीर का मेला लगता है और मेले को मुस्लिम लोग कहती हैं उर्स। क्या कहती हैं? उर्स। इनके पीर थे पंजाब शाह, कोई पीर थे पंजाब शाह। इनका उर्स लगता है 2.5 दिन का। पंजाब शाह का उर्स इस 2.5 दिन झोपड़े पे लगता है, ध्यान रख लेना। इस सरस्वती कंठाभरण पाठशाला के अंदर हर केली नाटक के श्लोक लिखे हुए हैं। हर केली नाटक के श्लोक लिखे हुए हैं। एक ग्रंथ और आएगा, एक नाटक और है, उसके भी श्लोक लिखे हुए हैं। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तब मैं बताऊंगा उसके श्लोक भी इसी संस्कृत पाठशाला के अंदर लिखे हुए। निर्माण करवाया, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा दिया और तुड़वा के 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। फिर पंजाब शाह का उर्स लगता है यहाँ पे। इसके अंदर हर केली नाटक के श्लोक लिखे हुए हैं दीवारों पे। आगे देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ ने फिर बिशलपुर की बात करें, शहर बसाया। कहाँ पे साथियों? टोंक के। बिशलपुर शहर बसाया टोंक में, और यहीं पे बिशलपुर झील का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, टोंक के अंदर बिशलपुर झील का निर्माण हुआ। बिशलपुर शहर का जो स्थापना है वो इन्हीं के द्वारा होती है। झील बनी, झील के बाद में यहाँ पे धीरे धीरे शहर बसने लगे। इसी बिशलपुर क्षेत्र के अंदर इन्होंने भगवान शिव का मंदिर भी बनवाया है। किनका मंदिर बनवाया? भगवान शिव का मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम मिलता है गोकर्णेश्वर। गोकर्णेश्वर मंदिर मैंने आपको पहले भी बताया, जिसके पीछे स्वर लगा आए तो वो सीधा अनुमान लगा लेना कि भगवान शिव का ही मंदिर।
तो ये बात हो गई। अब चलती है आगे। नाटक था यहाँ पे हर केली, लेकिन वर्तमान किताबों के अंदर इसे हरी केली लिखा हुआ आता है। ये हर केली, ठीक है, ध्यान में रखना, हर केली। चलती है आगे, आगे की कहानी देखती। अब जब बीच में नाटक का नाम आ ही गया तो इस नाटक की कहानी भी बता देती। ये जो नाटक है ये विग्रहराज चतुर्थ का सव्य का नाटक, किसका नाटक है? सव्य का नाटक है। इस नाटक के अंदर भगवान शिव की कथा है। क्या है? भगवान शिव की कथा है। शिव के बारे में ये जो नाटक लिखा गया है ये है। अभी देखते हैं ये जो नाटक है वो क्या है। एक राइटर हुए हैं भारवी। कौन से राइटर हुए हैं साथियों? भारवी राइटर हुए हैं। इनकी बुक है एक, इन भारवी की एक बुक है। उस बुक की जो कहानी है वो सेम कहानी विग्रहराज चतुर्थ ने हर केली नाटक के अंदर लिखी। ध्यान में रख लेना। वो नाटक क्या है? किरातार्जुनीयम। ये बुक है, ये लिखा। इसके अंदर है ये जो किरात है इसको शिकारी कहती है, और जब इसका पूरे का संधि विच्छेद करती है तब यहाँ से अर्जुन निकल के आता है। और ये जो शिकारी है ये भगवान शिव है। देखना कहानी बताता हूँ कि अर्जुन का सामना भगवान शिव करने जाती है, लेकिन भगवान शिव जो है ये अपने भेष में नहीं, शिकारी का भेष बदल के जाती है, शिकारी के भेष में जाती है और अर्जुन का सामना करती है। लेकिन अर्जुन जो है इन्हें धनुष का ज्ञाता कहती है। अर्जुन ने भगवान शिव को किसी भी प्रकार से जीतने नहीं दिया था। फिर भगवान शिव भागते हैं वहां से। और इस बुक के अंदर भारवी की जो बुक है किरातार्जुनीयम, इसी की कहानी हर केली नाटक के अंदर विग्रहराज लिखती है। तो ध्यान में रख लिया। फिर आगे मैंने आपको बताया कि सरस्वती कंठाभरण पाठशाला है, उसके अंदर इस हर केली के श्लोक तो है ही, एक ग्रंथ और है, एक नाटक और है, उसके भी श्लोक है। वो नाटक जो है वो है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज। ये विग्रहराज सव्य का नहीं है, विग्रहराज सव्य का नहीं है, ये सोमदेव जी का है। किनका है? सोमदेव जी का है। लेकिन ये लिखा गया है विग्रहराज पे, इसीलिए इसका नाम दे दिया ललित विग्रहराज। इसके मैं बात करूं, इसके अंदर विग्रहराज की प्रेम कहानी। अब प्रेम कहानी है तो कोई ना कोई रानी है, तभी प्रेम कहानी है, अन्यथा अकेला व्यक्ति कहानी अपनी नहीं लिख सकता। विग्रहराज की इंद्रपुरी की राजकुमारी थी, उसके साथ कहानी है। वो कहानी बसंत पाल की पुत्री है देसल देवी, उसके साथ प्रेम कहानी। देसल देवी व विग्रहराज चतुर्थ की प्रेम कहानी है इसके अंदर, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। आगे चलती, इसी के अंदर एक बात और पता चलती कि जब विग्रहराज व देसल दे के बीच में चिन टपाक डमडम चल रहा था, तब गजनी के राजा खुसरो शाह का दूत आता है
विग्रह राज के पास इनको अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता है, लेकिन विग्रह राज चतुर्थ ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, जबकि इनका सामना करने के लिए बभेरा तक चला जाता है और बभेरा के अंदर ये जो खुसरो शाह है, ये जो खुसरो शाह है इसको हरा के आता है। क्या है? इसको हरा के आता, हरा के वापस इसको गजनी की तरफ मोड़ देता है। लेकिन ये जो विग्रह राज है सामना करने के लिए कहाँ पे जाता है? बभेरा के अंदर चला जाता है और वहां पे सामना करता है। ठीक है, इसके बाद में देखने वाली है विग्रह राज चतुर्थ की उपाधियां क्या है। विग्रह राज चतुर्थ की उपाधियां जो है वो क्या है? बिशलपुर झील का निर्माण करवाया, बिशलपुर झील का निर्माण करवाया, इसीलिए विग्रह राज को कहती क्या है? बिशल देव। क्या कहती है? बिशल देव। विशल देव झील का निर्माण करवाया, इसीलिए एक उपाधि तो पड़ गई बिशल देव किसकी? विग्रह राज की। और विग्रह राज के दरबार के अंदर कवि रहते थे, विद्वान रहते थे, इसीलिए इन्हें कहती हैं कवि बंधु। क्या कहती हैं? कवि बंधु कहती। फिर विग्रह राज की एक कवि और है, एक इतिहासकार और है, एक राइटर और है, उन्होंने इनकी तुलना की। किल होर्न नाम का एक विद्वान है, किल होर्न नाम का एक विद्वान है जो विग्रह राज की तुलना करती है कालिदास जी से। किससे तुलना करती हैं? कालिदास जी से। वह भावभूति से तुलना करती हैं। ये कहते हैं क्लिहोरन के कालिदास व भावभूति को अगर कोई टक्कर देने वाला जो राजा है वो राजा है विग्रह राज चतुर्थ। कौन? विग्रह राज चतुर्थ। फिर इसी के साथ में हमारा जो विग्रह राज चतुर्थ एंडो राज जो है ये समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को ऑन करिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रत्तीवाल।